वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इससे पहले जो भी एक्ट्स हमने कंप्लीट की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम एक्ट के डेफिनेशन पार्ट से। डेफिनेशन पार्ट किसी भी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो भी RAS मेंस में पूछे गए हैं वो डेफिनेशन पार्ट से ही पूछे गए हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर ईयर की डेफिनेशन से। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, वैसे ही एग्रीकल्चर ईयर होता है जिसके अंदर रबी, खरीफ और जैद की फसल उगती है। एग्रीकल्चर ईयर कब से होता है? 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून। 1 जुलाई फर्स्ट ईयर के और 30 जून नेक्स्ट ईयर के, ये एग्रीकल्चर ईयर होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर किसे कहेंगे? एग्रीकल्चर फार्मिंग को तो हम एग्रीकल्चर कहेंगे ही कहेंगे, जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, हम कुछ अनाज फसल उगा रहे हैं। उसके साथ में ही हॉर्टिकल्चर को, कैटल ब्रीडिंग को, डेयरी फार्मिंग को, पोल्ट्री फार्मिंग को और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट को, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी। और ये एक्ट के अंदर जहाँ पे भी एग्रीकल्चर मेंशन होगा वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर वो एक्ट्स के प्रोविजन लागू होंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन प्रीवियस ईयर 2018 में भी पूछ रखी है 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा? जो व्यक्ति स्वयं या अपने सर्वेंट्स या टेनेंट्स के द्वारा अपनी सारी लाइवलीहुड, जो भी अपनी इनकम है, वो एग्रीकल्चर से अर्न करता है। अ पर्सन हु बाय हिमसेल्फ और बाय सर्वेंट और टेनेंट अर्न्स हिज लाइवलीहुड होली और प्रिंसिपली बाय एग्रीकल्चर, वो व्यक्ति जिसकी आय का मेजर स्रोत जो है वो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है बिस्वेदार। ये जितनी में डेफिनेशन है, बिस्वेदार, ज़मींदार, जागीरदार, इन सब डेफिनेशंस को भी ध्यान से देखना। बिस्वेदार का मतलब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी विलेज या विलेज का कोई पोर्शन बिस्वेदारी सिस्टम के अंडर में सेटल किया गया है। बिस्वेदार शैल मीन अ पर्सन ऑन whom a village or a portion of village in any part of the state is settled on the Bisvedari system and who is recorded as a Bisvedar or as an owner. ओनर भी हो सकता है रिकॉर्ड किया हुआ, या फिर बिस्वेदार भी हो सकता है। हु इज़ रिकॉर्डेड एज एन ओनर और बिस्वेदार इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। और जो अजमेर एरिया है वहाँ पे खातेदार भी बिस्वेदार की डेफिनेशन के अंडर में आएगा। खातेदार क्या होता है मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूव लैंड। ग्रूव लैंड का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी भूमि जहाँ पे इतने नंबर में पेड़ उगाए जा चुके हैं या प्लांट किए जा चुके हैं कि अब वो भूमि किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। शैल मीन एन स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट हैविंग ट्रीज प्लांटेड देयर ऑन इन सच नंबर्स दैट दे प्रिक्लूड और वेयर फुल ग्रोन विल प्रिक्लूड सच लैंड or any considerable portion of thereof from being used primarily for any other agricultural purpose and the trees so planted shall constitute a grove. Okay. Next definition है इजारा और ठेका। इजारा और ठेका का मतलब ये है कि किसी भी फार्म को या किसी कोई जगह की लीज ग्रांट की गई है रेंट कलेक्शन के लिए, मतलब ठेका दे दिया गया। जैसे ठेकेदार कैसे होता है नॉर्मल, उसी तरीका की मीनिंग है कि इजारा या ठेका मीन्स किसी भी जगह का रेंट कलेक्शन का उसको ठेका दे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। शैल मीन अ फार्म और लीज ग्रांटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेंट। ठीक है। और जिस एरिया का ये कलेक्शन ऑफ रेंट का दिया जाएगा उस एरिया को क्या बोलेंगे? इजारा और ठेका एरिया। और जिस पर्सन को ये दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इजारेदार और ठेकेदार। ठीक है। नेक्स्ट होता है जागीरदार। जागीरदार का सिंपल डेफिनेशन है कोई भी व्यक्ति स्टेट के किसी भी पार्ट में जागीर लैंड को होल्ड करता हो या उसमें किसी तरीका का इंटरेस्ट होल्ड करता हो और वो रिकॉग्नाइज किया गया एज अ जागीरदार अंडर एनी एग्जिस्टिंग जागीर लॉ, मतलब उसको जागीर लैंड होल्ड करता हो और उसे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ जागीरदार। एनी पर्सन होल्डिंग जागीर लैंड और इंटरेस्ट देयर इन एंड रिकॉग्नाइज एज जागीरदार अंडर द एग्जिस्टिंग जागीर लॉ। ठीक है। प्लस अगर इसमें कोई ग्रांटी होगा जागीर लैंड का, जो जागीरदार से किसी ने जागीर लैंड को लिया हुआ है तो वो भी इसके अंडर काउंट में। शैल इंक्लूड अ ग्रांटी ऑफ जागीर लैंड फ्रॉम अ जागीरदार।
ठीक है। नेक्स्ट, जागीर लैंड क्या होता है? सीधी जो जागीरदार के पास जिस लैंड को लेकर राइट्स होते हैं वो होती है जागीर लैंड, टू विच अ जागीरदार हैज़ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू और एनी अदर काइंड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट होता है खुदकस्त। खुद मीन्स स्वयं, ऐसी लैंड जो एस्टेट होल्डर पर्सनली कल्टीवेट करता है। बहुत सारी जैसे लैंड में नॉर्मली क्या होगा, आप पर्सनली कल्टीवेट करोगे या आप किसी को टेनेंट रख लोगे, ठीक है। खुदकस्त लैंड में क्या होता है, आप खुद पर्सनली कल्टीवेट कर रहे हो, कल्टीवेटेड पर्सनली बाय एन एस्टेट होल्डर, और इसको लैंड रिकॉर्ड्स में अलग अलग नाम से भी लिखा जाता है अलग अलग एरियाज में। शैल इंक्लूड लैंड रिकॉर्डेड अस खुदकस्त, सर, हवाला, निजी जोत, गरखेड़ इन सेटलमेंट रिकॉर्ड्स। मतलब खुदकस्त में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, खुदकस्त खुद, सर, हवाला, निजी जोत, खरखेत, इनमें से कोई भी नाम हो सकता है जो भी रिकॉर्ड्स में लिखे गए और सारी लैंड खुदकस्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली। हमने खुदकस्त में देखा कि वो लैंड खुदकस्त होगी जो पर्सनली कल्टीवेटेड है। तो पर्सनली कल्टीवेटेड का मतलब क्या होगा, खुद जाके जोतेगा या उसका और कोई भी मीनिंग हो सकता है, वो इस डेफिनेशन में दिया गया है। इसमें क्या क्या होगा, अगर वो लैंड वो अपने खुद के मेहनत से जोतता है बाय वंस ओन लेबर, या अपने किसी फैमिली मेंबर के लेबर से जोतता है बाय लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द वंस फैमिली, या फिर अपनी पर्सनल सुपरविजन के अंदर में या अपनी फैमिली के किसी भी व्यक्ति के सुपरविजन के अंडर में कर जोतता है बाय एनी सर्वेंट और बाय एनी हायर्ड लेबर ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, जिनको वेजेस कैश और काइंड में पेबल होगी लेकिन बाय शेयर ऑफ क्रॉप पेबल नहीं होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन है, अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ वन सेल्फ और एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली बाय हायर्ड लेबर और बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड बट नॉट बाय वे ऑफ शेयर ऑफ क्रॉप। शेयर करके आप नहीं रख सकते लेबर्स को, आपको उनको वेजेस देनी पड़ेगी कैश या काइंड के अंदर। प्लस इसमें और क्या कंडीशंस हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो विडो है या माइनर है, 18 से कम उम्र का है, या उसको कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिलिट्री, नेवल या एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया में काम करता है, या फिर कोई 25 साल से कम उम्र का स्टूडेंट है जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, तो उनके द्वारा उनकी भी जो लैंड होगी वो डीम की जाएगी, माना जाएगा कि वो पर्सनली ही कल्टीवेट कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो लोग हैं वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए काबिल नहीं है या फिर उनकी मजबूरियां ऐसी हैं कि वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऐसी लैंड को पर्सनली कल्टीवेट ही माना जाएगा, चाहे वो सुपरवाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंडलेस पर्सन। लैंडलेस का मतलब ऐसा है कि जिसके पास भूमि नहीं है, उसकी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आप सीधा मत लिख के आना कि हाँ जिसके पास भूमि नहीं है वो लैंडलेस है, आपको मिल जाएगा आधा नंबर, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखते हो तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की संभावना है। लैंडलेस पर्सन का मतलब क्या है, एन एग्रीकल्चरिस्ट बाय प्रोफेशन हु कल्टिवेट्स एंड कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू कल्टिवेट लैंड पर्सनली बट who does not hold any land whether in his own name or in the name of any member of his joint family or holds a fragment। सीधा मतलब एक व्यक्ति जो एग्रीकल्चरिस्ट है प्रोफेशन से और माना जा सकता है कि वो लैंड पर्सनली कल्टीवेट करता है, लेकिन वो खुद लैंड ओन नहीं करता है, ना ही उसकी जॉइंट फैमिली का कोई मेंबर ओन करता है, ना ही वो किसी भी तरीके का कोई भी टुकड़ा या कोई फ्रैगमेंट ओन करता है किसी लैंड का। ऐसा व्यक्ति लैंडलेस पर्सन होता है। ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब है कि जिस लैंड पे अभी खेती या कोई भी खेती रिलेटेड कार्य हो रहा है। शैल मीन द लैंड फॉर विच फॉर द टाइम बीइंग हैज बीन लेट आउट टू एंड इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ अ टेनेंट एंड शैल इंक्लूड खुदकस्त, ठीक है। ऑक्यूपाइड लैंड कौन हो सकती है, या तो वो खुदकस्त हो सकती है, जो व्यक्ति खुद लैंड को पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है उसके हाथ में जो लैंड होगी वो खुदकस्त लैंड होगी, या फिर ऐसी लैंड जो किसी टेनेंट को दे दी गई है, ठीक है। 2 तरीके की लैंड होगी, और बाकी जो लैंड है जो ऑक्यूपाइड नहीं है वो उसको बोलेंगे अनऑक्यूपाइड लैंड। ओके, नेक्स्ट है सायर।
2023 के एग्ज़ाम में ही सायर की डेफिनेशन पूछ रखी है 5 नंबर के अंदर। इतनी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट का डेफिनेशन पार्ट। ये डेफिनेशन आपको याद है, सीधा 5 नंबर पूरे आ जाएंगे, और आपको नहीं याद है वही आप आधा 1-1.5 नंबर में अटक जाओगे। जो पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है, आपके जो 15-20 नंबर जहाँ जहाँ इम्प्रूव हो सकते हैं, वो सेक्शन है डेफिनेशन पार्ट। वो सेक्शन है जहाँ पे आपके लॉ में 5-10 नंबर इम्प्रूव कर सकते हो। अदर बिहेवियर में भी आप जब स्पेसिफिक डेफिनेशंस याद करते हो, जैसे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछ रही थी 2023 में, अगर आप वो एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद करते हो तो आपके नंबर 100% आने की संभावना है। हमारा भी गोल इसी सीरीज़ के अंदर यही रहेगा कि आपको जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन है, जो NCERTs में या किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में लिखी गई हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाए, ना कि ईजी डेफिनेशंस जो दिखने में अच्छी लगती है, जल्दी याद हो जाती है, लेकिन उससे नंबर नहीं आते। ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो और ऑथेंटिक डेफिनेशंस याद करो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सायर की। सिंपल लैंग्वेज में सायर का मतलब है कि आपकी भूमि, कोई भी एक अनऑक्यूपाइड लैंड है, उससे आप उसका कोई भी प्रोड्यूस पड़ा होता है जो गिरा हुआ है या उस पर उगता हुआ, ऐसा कुछ भी चीज़ अगर आप लेते हो तो उसके एवज में जो भी आप पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं सायर, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। सायर का मतलब वॉट एवर इज टू बी पेड बाय अ लीजी और अ लाइसेंसी ऑन अकाउंट ऑफ द राइट टू गैदर फ्रॉम एन अनऑक्यूपाइड लैंड। अनऑक्यूपाइड लैंड से इकट्ठा करने का जो अधिकार है, वो उसके एवज में जो भी चीज़ पेमेंट किया जाता है एक लाइसेंसी या लीजी के द्वारा, उसको बोलते हैं सायर। क्या इकट्ठा कर सकते हैं? सच प्रोड्यूस एज ग्रास, थैचिंग ग्रास, वुड, फ्यूल, फ्रूट लैक, गम, लौंग, पाला, पानी, वाटर नट्स और द लाइक, या ऐसे कुछ चीज़ें। और सच रेफ्यूज एज बोन्स, हड्डियाँ या कोई गोबर, और डंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों के इकट्ठे करने का अधिकार के एवज में जो भी आप पेमेंट करते हैं वो सायर होगा। या फिर आप किसी भी फिशरीज और फॉरेस्ट राइट को, फिशरीज और फॉरेस्ट राइट, ऑन अकाउंट ऑफ फिशरीज और फॉरेस्ट राइट होगा, ठीक है। फिशरीज और फॉरेस्ट राइट को एक्वायर करने के लिए कोई भी चीज़ पेमेंट करते हैं उसको सायर बोलेंगे। या फिर फॉर द यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज़ फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, किसी भी आर्टिफिशियल सोर्स से अगर आप इरिगेशन के लिए पानी लेते हैं उसके एवज में आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी सायर के अंदर आऊँगा। 3 चीज़ें हो गई सायर के अंदर में। पहला, आप कोई नीचे गिरा हुआ सामान है या कोई प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करने के लिए पेमेंट देते हैं अनऑक्यूपाइड लैंड से, या फिर किसी फिशरीज और फॉरेस्ट राइट को एक्वायर करने के लिए पेमेंट करते हैं, या फिर वाटर फॉर द यूज़ ऑफ इरिगेशन उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो वो सायर के अंडर में काउंट होगा, ठीक है। सायर की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है सब टेनेंट। सब टेनेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो टेनेंट से लैंड किराए पे लेता है। टेनेंट ओनर से लेता है और जो टेनेंट से किराए पे लेता है उसको बोलेंगे सब टेनेंट। हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम अ टेनेंट, ठीक है, जो टेनेंट से लैंड होल्ड करता है, देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ मालिक, या फिर मालिक से लैंड होल्ड करता है, और अ टेनेंट फ्रॉम लैंड ओनर एंड बाय हुम रेंट इज बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेएबल। ऐसा व्यक्ति जो ओनर से टेनेंट से लैंड होल्ड करता है और जिसके द्वारा एक रेंट पेएबल होगी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है टेनेंट क्या होता है। टेनेंट भाई जिसने ओनर से लैंड किराए पे ली है और उसके एवज में वो उसको रेंट देगा। शेल मीन द पर्सन बाय हुम रेंट इज और बट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेएबल एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्ररी इंटेंशंस अपीयर, ठीक है। सीधी सी बात है, जो लैंड को रेंट पे लेगा और उसके द्वारा रेवेन्यू भी पे किया जाएगा। और इसमें इंक्लूड कौन कौन होगा? आबू एरिया में एक परमानेंट टेनेंट या प्रोटेक्टेड टेनेंट भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर में आएगा। अजमेर एरिया के अंदर प्रॉपराइटरी, एक्स प्रॉपराइटरी टेनेंट या ऑक्यूपेंसी टेनेंट या हेरिडेटरी टेनेंट या नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट या भूस्वामी या कश्तकर, ये सारे के सारे टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। सुनेल एरिया के अंडर में एक्स प्रॉपराइटरी टेनेंट और पक्का टेनेंट और ऑर्डिनरी टेनेंट भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर में आएंगे। और कौन आएगा डेफिनेशन के अंडर में? अ को टेनेंट, अ ग्रूव होल्डर, अ विलेज सर्वेंट, अ टेनेंट
होल्डिंग फ्रॉम अ लैंड ओनर, अ टेनेंट ऑफ खुदकस्त, अ मॉर्गेजी ऑफ टेनेंसी राइट्स एंड अ सब टेनेंट। सब टेनेंट भी टेनेंट की डेफिनेशन के अंडर में ही काउंट होगा। कौन कौन आ सकता है, इनको याद रखना, टेनेंट की डेफिनेशन पूछने की संभावना है क्योंकि अच्छी खासी बड़ी डेफिनेशन है और इसमें वेरियस नेम्स है, वेरियस प्रोविजंस है, तो इसमें इसलिए इस टेनेंट के डेफिनेशन के आने की संभावना बनती है। ये सब तो टेनेंट में काउंट होंगे। कौन होगा जो टेनेंट में काउंट नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति जो फेवरेबल रेट ऑफ रेंट पे जिसको लैंड मिली हुई है, ठीक है, या फिर कोई इजारेदार है या ठेकेदार या ट्रेसपासर है, ये सब लोग टेनेंट के डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। बट शैल नॉट इंक्लूड अ ग्रांटी एट अ फेवरेबल रेट ऑफ रेंट और एन इजारेदार और ठेकेदार और अ ट्रेसपासर। ठीक है, इजारेदार ठेकेदार क्या है हम समझ चुके हैं, और ट्रेसपासर की डेफिनेशन क्या होगी वो मैं नेक्स्ट देखेंगे। ट्रेसपासर का मतलब ये है कि जो बिना परमिशन के अतिक्रमण करते हैं किसी भी लैंड पे। शैल मीन अ पर्सन हु टेक्स और रिटेन्स पोजेशन ऑफ अ लैंड, पोजेशन ऑफ एंड विदाउट अथॉरिटी, पोजेशन लेता है और बिना अनुमति के, ऐसा व्यक्ति ट्रेसपासर होगा। या फिर ऐसा व्यक्ति ट्रेसपासर होगा जो किसी और व्यक्ति को जिसके पास अधिकार है उस लैंड को ओन करने, उसको ऑक्यूपाई करने का, उसको एंटर नहीं होने दे रहा है, उसको लैंड ऑक्यूपाई करने नहीं दे रहा है। और हु प्रिवेंट्स अनदर पर्सन फ्रॉम ऑक्यूपाइंग लैंड ड्यूली लेट आउट टू हिम, या तो खुद पोजीशन में ले रहा है या जिसके पोजीशन में होनी चाहिए जो ऑथराइज्ड है उसको लेने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आता है ज़मींदार। सिंपल, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर विलेज या विलेज का कोई पोर्शन ज़मींदारी सिस्टम के अंडर में सेटल किया गया। ठीक है, अ पर्सन ऑन होम अ विलेज और अ पोर्शन ऑफ विलेज इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इज सेटल ऑन द ज़मींदारी सिस्टम एंड हु इज़ रिकॉर्डेड अ सच इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं वो हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है नलबत। नलबत को याद रखो, नल मीन्स पानी। ठीक है, उसकी पानी के एवज में जो पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं नलमज। अ पेमेंट इन कैश और काइंड टू द ओनर ऑफ अ वेल, किसी कुएं के मालिक को दिया जाता है बाय सम पर्सन फॉर यूजिंग दैट वेल फॉर इरिगेशन। उस कुएं के पानी को अगर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके ओनर को जो देने वाला पैसा होता है, पेमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम नलबत। डेफिनेशन पार्ट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट आता है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स किस किस तरीके के होते हैं? 3 तरीके के मेन होते हैं। पहला होता है खातेदार टेनेंट्स और मालिक, दूसरा होता है टेनेंट ऑफ खुदकस्त और तीसरा होता है गैर खातेदार टेनेंट। ठीक है, ये टेनेंट्स क्या होते हैं और इनकी क्या राइट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। पहला आता है खातेदार टेनेंट। खातेदार टेनेंट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो टेनेंट है किसी भी लैंड का एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसको एज अ टेनेंट एडमिट किया गया है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे खातेदार टेनेंट। इसमें सब टेनेंट इंक्लूड नहीं होगा या टेनेंट ऑफ खुदकस्त इंक्लूड नहीं होगा इफ़ इट इज़ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में सब टेनेंट, टेनेंट ऑफ खुदकस्त और अलॉटी ऑफ लैंड तीनों ही इंक्लूड नहीं होंगे टेनेंट के डेफिनेशन के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट है खातेदार टेनेंट्स। ऐसे कौन सी लैंड है जहाँ पे खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होंगे, मतलब वहाँ पे खातेदारी राइट्स को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पहली कौन सी लैंड है? पेस्चर लैंड। ठीक है, गाय या अदर जानवरों के चराने की भूमि, पेस्चर लैंड। जो लैंड यूज फॉर कैजुअल और ओकेजनल कल्टीवेशन इन द बेड ऑफ अ रिवर और टैंक, मतलब आप ऐसी रिवर बेड में या किसी टैंक के बेड में आप ओकेजनल कल्टीवेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप खातेदारी राइट्स के लिए मांग नहीं रख सकते या खातेदारी राइट्स वहाँ एक्रू नहीं होगी। लैंड कवर्ड बाय वाटर एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग सिंगाड़ा और अदर लाइक प्रोड्यूस। ठीक है, जहाँ पे पानी से घिरी हुई पूरी ज़मीन है और उसको आप सिंगाड़ा उगाने के लिए, ऐसी कोई पानी में उगने वाली वस्तुओं को उगाने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आप खातेदारी राइट्स नहीं मांग सकते। नेक्स्ट है लैंड अंडर शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है मेंस के अंदर में। नेक्स्ट है लैंड कंप्राइज्ड इन गार्डन्स
ओन्ड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई गार्डन ओन करती है तो आप उसके ऊपर खातेदारी राइट्स नहीं अप्रूव कर सकते। लैंड हेल्ड और अक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस और वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, किसी पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर कोई लैंड काम में आ रही है तो उसके ऊपर आप खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लैंड विच एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और देयर आफ्टर इज सेट अपार्ट फॉर मिलिट्री एनकेपिंग ग्राउंड्स, मिलिट्री के लिए रखी गई ज़मीन भी नहीं ले सकते। किसी भी कैंटोनमेंट के लिमिट में अगर कोई लैंड सिचुएटेड है तो उस पर भी नहीं हो सकता। किसी रेलवे या कैनाल बाउंड्रीज के विद इन लैंड है तो वो भी नहीं हो सकती। या फिर किसी भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट की बाउंड्रीज के अंदर कोई लैंड है तो उस पर भी खातेदारी राइट्स अक्रू नहीं हो सकती। म्यूनसिपल ट्रेंचिंग ग्राउंड्स में नहीं हो सकती। लैंड हेल्ड और एक्वायर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर और फॉर प्लेग्राउंड, अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एग्रीकल्चर के लिए कोई लैंड रख रखी है या फिर प्लेग्राउंड के लिए रखी हुई है तो उस पर भी एक्रू नहीं हो सकती। लैंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और ग्रास फार्म, ठीक है। लैंड विच हैज़ बिन सेट अपार्ट और इज इन द ओपिनियन ऑफ कलेक्टर नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ वाटर देयर इन टू एनी रिजर्वर और टांका फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ विलेज और सराउंडिंग विलेज, ऐसी लैंड जिसको अलग रखा गया है या कलेक्टर की ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी है वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए किसी भी विलेज या सराउंडिंग विलेजेस में, तो ऐसी लैंड भी आप उस पर खातेदारी राइट्स अक्रू नहीं कर सकते। द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज अवेलेबल फॉर खातेदारी राइट्स थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर कोई लैंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन में यूज़ होती है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अवेलेबल करवा सकती है खातेदारी राइट्स के लिए थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और प्लस ऐसी लैंड जो इनिशियली शिफ्टिंग कल्टिवेशन में यूज़ नहीं हो सकती थी उसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो परमिशन दे सकती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें से कुछ लैंड्स आपको याद रख लो आप 10, इसमें से 15 नाम है, 14-15 नाम है, उसमें से आप 10 नाम याद रख लो, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरे नंबर आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेनेंट ऑफ खुदकस्त। पहला हम देख चुके हैं खातेदारी टेनेंट। सेकंड टेनेंट, क्लासेस ऑफ टेनेंट में सेकंड टेनेंट क्या है? टेनेंट ऑफ खुदकस्त। ऐसा व्यक्ति जिसने खुदकस्त लैंड को उसकी टेनेंसी राइट्स ले रखी है, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? टेनेंट ऑफ खुदकस्त। Every person to whom at the commencement of this act or at any time thereafter khudkast has been or is let out lawfully by an estate holder in any part of the state, ऐसा व्यक्ति जिसको खुदकस्त लैंड लेट आउट की गई है वो होगा टेनेंट ऑफ खुदकस्त। नेक्स्ट आता है गैर खातेदारी टेनेंट। गैर खातेदारी टेनेंट कौन होगा? एवरी टेनेंट एक्सेप्ट खातेदार टेनेंट और टेनेंट ऑफ खुदकस्त और सब टेनेंट। इन तीनों के अलावा जो भी टेनेंट होगा वो सारे के सारे गैर खातेदारी टेनेंट होंगे। मालिक कौन होता है? ऐसा जमींदार या बिस्वेदार, एवरी जमींदार और बिस्वेदार जिसकी एस्टेट जो है अब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इज वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा जमींदार है बिस्वेदार जिसकी लैंड स्टेट गवर्नमेंट में वेस्टेड है इन द राजस्थान जमींदारी एंड बिस्वेदारी अबॉलिशन एक्ट 1959। अब ऐसे व्यक्ति को मालिक कहा जाएगा उसकी जो भी खुदकस्त लैंड होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में। अगर उसके पास कोई खुदकस्त लैंड है तो अब उसको मालिक का डेफिनेशन दिया जाएगा। जो जमींदारी और बिस्वेदारी का जो टाइटल उसे छीन लिया गया अब उसको मालिक का टाइटल दे दिया गया, ठीक है। अब आता है प्राइमरी राइट्स। अगर किसी भी ज़मीन का कोई टेनेंट है जिसने टेनेंसी राइट ले रखी है, जिसको ज़मीन किराए पे दे रखी है, वो पेमेंट करता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स है उस ज़मीन के रिलेटेड या उस विलेज या उस एरिया में। पहला है राइट टू रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। वो उसके पास फ्री ऑफ चार्ज, उसको राइट है कि फ्री ऑफ चार्ज वो एक साइट को पोजेस करे फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस इन द विलेज वेयर दे होल्ड लैंड। जिस विलेज में उसकी ज़मीन है वहाँ पे उसको अधिकार है कि उसको घर बनाने के लिए या घर में रहने के लिए एक जगह मिले फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? राइट टू रिटर्न लीज एंड काउंटर पार्ट। उसको ये अधिकार है कि अगर वो कोई चीज़ किराए पे लेता है, ज़मीन किराए पे लेता है तो उसका रिटर्न लीज हो, एग्रीमेंट हो लैंड होल्डर के साथ में। अटेस्टेशन ऑफ लीजेस इन ल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर उसने लीज रजिस्टर करवाई है तो उसको
एक अपॉइंटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेशन मिलने का अधिकार है। ठीक है, कब मिलेगा? विद इन द 4 month ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, 4 महीने के अंदर अंदर उसको एक अटेस्टेशन मिलने का अधिकार है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम ऑन फोर्स्ड लेबर। अगर किसी व्यक्ति ने कोई लैंड लीज पे दी है तो वो टेनेंट से किसी भी तरह का प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, रेंट जो एग्रीड रेंट है उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता, या फिर उस टेनेंट को किसी भी तरीके की सर्विस देने के लिए लायबल नहीं कर सकता अदर देन एग्रीड। जो भी चीज़ एग्रीड है उतना ही पेमेंट होगा, उसके अलावा कोई भी तरीके का फोर्स लेबर, ठीक है, कोई भी बेगार वो नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट अदर देन रेंट, मतलब रेंट के अलावा सेम चीज़ कोई भी एडिशनल पेमेंट वो नहीं करेगा। उसको अधिकार है कि जितना रेंट दिया गया उतना ही वो पेमेंट करे, एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए वो लायबल नहीं है। यूज़ ऑफ मटेरियल, अगर जो व्यक्ति टेनेंसी राइट्स लेता है तो उसको अधिकार है कि वो कोई पत्थर हो या ऐसा कोई मटेरियल जो ज़मीन पे है उसको यूज़ कर सके इम्प्रूवमेंट के लिए। हैज़ राइट टू रिमूव और यूटिलाइज स्टोन्स और मटेरियल्स फ्रॉम देयर होल्डिंग फॉर इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल, या हटा भी सकता है या यूज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ नलबंद। ठीक है, अगर कोई भी खातेदार टेनेंट है जिसके पास ज़मीन में वेल्स अटैच्ड है उस ज़मीन के अंदर, तो उसके पास वो अधिकार है तो वो नलबट के राइट्स एक्वायर कर सकता है। ठीक है, खातेदार टेनेंट्स विद अटैच्ड वेल्स हैव राइट टू अप्लाई फॉर द नलबट एक्विजिशन। द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड टू सब डिविजन ऑफिसर। किसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इसके लिए? SDO को। लास्ट राइट क्या है? बार टू सीजर अटैचमेंट और सेल बाय प्रोसेस ऑफ कोर्ट। वो बोलता है कि जो टेनेंसी राइट है किसी भी लैंड को लेके वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उस राइट्स को, उस जगह को कोई भी सीज नहीं कर सकता, अटैच नहीं कर सकता, या कोई भी सिविल कोड उसको बेच नहीं सकता। उसकी टेनेंसी राइट उस लैंड को लेके एकदम स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर आने की संभावना है। क्या राइट्स है? राइट टू रेजिडेंशियल हाउस, राइट टू रिटर्न लीज एंड काउंटर पार्ट्स, अटेस्टेशन ऑफ लीजेस इन ड्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम ऑफ फोर्स लेबर, prohibition of payment other than rent, use of material, acquisition of right of nalbat, bar to seizure, attachment and sale by a process of court। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इजारेदार और ठेकेदार। इजारेदार और ठेकेदार क्या होता है हमने देख चुके हैं। अब उनकी राइट्स क्या है? इजारेदार और ठेकेदार के पास राइट्स क्या है? एक्सेप्ट अज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ हिज इजारा और ठेका, एंड इजारेदार और ठेकेदार में एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पीरियड and that to the extent of his ijara or theka all the rights of a lessor under this act। मतलब क्या हुआ? इजारा और ठेके, इजारेदार और इजारा और ठेका आपको समझ में आया? इजारा और ठेका का मतलब अगर किसी भी लैंड के रेंट के कलेक्शन का अगर किसी को राइट दिया गया है तो वो हो गया इजारा और ठेका देना। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा? इजारे या ठेकेदार। तो उसके पास राइट्स किसके हो गए? लेजर के। लेजर का मतलब हो गया जो व्यक्ति लैंड लीज पे देता है। आप एक टर्म में मान लो जो मालिक होगा उसके जो राइट्स होंगे इनको भी मिलेंगे सारे, लेकिन कुछ राइट्स को छोड़ के। इसमें सारे राइट्स उनको मिलेंगे, कौन से राइट नहीं मिलेंगे वो देखने हैं हमको। एक्सेप्ट द राइट टू सू फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ रेंट और द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट। वो टेनेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता कि आपको रेंट बढ़ानी है उसके लिए, या फिर उसको बाहर निकालने के लिए कोई सू नहीं कर सकता। द राइट टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट और ग्रांट परमिशन फॉर मेकिंग एनी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी परमिशन देने का उसके पास अधिकार नहीं है। राइट टू कट ट्रीज नहीं है उसके पास। एंड राइट टू सू अ ग्रांटी एट फेवरेबल रेंट ऑफ रेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। अगर किसी भी व्यक्ति को फेवरेबल रेट ऑफ रेंट पर अगर कोई लैंड मिली है तो उसको सू करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये 4 अधिकार उसके पास नहीं है। बाकी सारे अधिकार जो एक लेजर के पास होते हैं, ओनर के पास होते हैं, वो सारे अधिकार इनके पास रहेंगे। और जो अधिकार ये सेक्शन के अंडर में इजारेदार या ठेकेदार एक्सरसाइज करता है, जिस पीरियड के लिए इजारा या ठेका दे रखा है, तो उस वक्त में ये सारे अधिकार एक लेजर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। shall not the rights which may be exercised by इजारेदार और ठेकेदार under the foregoing subsection shall not be exercised by the lessor during the period of इजारा और ठेका।
जो राइट्स इजारेदार ठेकेदार एक्सरसाइज कर रहा है वो लेजर नहीं करेगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब मान लो किसी भी तरीके का इलीगल एक्सेक्शन होता है, तो उसके लिए क्या टेनेंट को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है, वो इसमें दे रखा है। इफ़ एनी पर्सन नोइंगली कलेक्ट्स एनी सम और प्रोड्यूस एक्सीडिंग द ड्यू अमाउंट ऑफ रेंट और सायर, चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन रेंट एरियर्स, infringes section 34 provisions or collect irrecoverable sums as premium or cess, the tenant is entitled to compensation। सीधी सी बात है कि जिस भी वैल्यू के लिए एग्रीमेंट हुआ था, अगर कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा पैसा लेता है या उससे ज़्यादा कोई प्रोड्यूस लेता है या सायर लेता है, कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सट्रीम प्रीमियम चार्जेस होंगे वो इलीगल होंगे। और अगर ऐसे चार्ज लिए जाते हैं तो टेनेंट को राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले। प्लस अगर व्यक्ति रेंट कलेक्ट करता है जिसको रेमिट कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, खारिज अभी बंद कर दिया गया है, तो भी राइट होगा कंपनसेशन का। प्लस कोई गलती से कोई पेमेंट हो गया है रेंट की तरफ, या सायर हो गया, सायर की तरफ कोई गलती से कोई पेमेंट हो गया है, तो उसका भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। पहली चीज़, अगर आप कोई भी प्रीमियम ज़्यादा दे देते हो या ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो किसी टेनेंट से, तो टेनेंट को राइट है कंपनसेशन का। प्लस कोई जो रेंट रेमिट हो गई या सस्पेंड हो गई है वो आप डिमांड करते हो, या फिर कोई गलती से पेमेंट हो गया है तो उसका भी कंपनसेशन टेनेंट को मिलेगा। कंपनसेशन अमाउंट क्या होगा? कंपनसेशन अमाउंट एक 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। द कंपनसेशन शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। और एग्जैक्ट क्या होगा वो डिटरमाइन कौन करेगा? कोर्ट डिटरमाइंस करेगा, ठीक है, द कोर्ट डिटरमाइंस। लीगल एक्शन क्या हो सकता है? लीगल एक्शन वही हो सकता है कि टेनेंट लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू ये रिकवर करवा सकता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होगा? 100 रुपये जो हम बात करें कंपनसेशन की, इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने आपसे 10,000 रुपये रेंट ले लिया, आप उसके एवज में आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो 100 रुपये जो भी मिलेंगे, आपसे जो भी गलत रेंट कैलकुलेट की ली गई है या कोई भी एडिशनल चार्जेस लिए गए हैं किसी भी तरीके के, तो उसके एडिशन में आपको अप टू 100 रुपीज़ का कंपनसेशन मिल सकता है। द कंपनसेशन इज इन एडिशन टू एनी रॉन्गफुली कलेक्टेड, चार्ज्ड और क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक है। अब है कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेटिंग एंड सबलेटिंग, मतलब आप लेट कर सकते हो या सबलेट कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इस एक्ट के अंडर में। पहला क्या है? नो होल्डर ऑफ खुदकस्त और लैंड होल्डर शैल लेट एंड नो खातेदार टेनेंट और हिज मॉर्गेजी शैल सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग एंड एनी वन टाइम फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years। सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति लेट नहीं करेगा या सबलेट नहीं करेगा किसी भी लैंड को या उसके किसी भी पार्ट को 5 साल से ज़्यादा के लिए। एक बार में वो 5 साल से ज़्यादा लेट या सबलेट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, वेयर अ लीज और सब लीज हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर एनी टर्म अंडर सब सेक्शन 1, एक बार आपने एक्सटेंड कर दी, नो फर्दर लीज और सब लीज एज द केस में बी in respect of the same land shall be granted within 2 years of the expiry of the first mentioned lease or sublease। मतलब ये कि आपने एक बार एक्सटेंड की, मान लो आपको 2 साल का दिया, आपको 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है, आप तीसरी बार आप नहीं रख सकते उसको, वापस उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको 2 साल का बफर पीरियड रखना पड़ेगा। शैल बी ग्रांटेड विद इन द 2 years ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट मेंशन लीज और सब लीज। आपको 2 बार एक्सटेंशन के बाद, एक बार एक्सटेंशन के बाद में आपको 2 साल का बफर पीरियड रखना पड़ेगा, उसके बाद में आप वापस लैंड दे सकते हो। थर्ड क्या है? जो भी मतलब जो गैर खातेदार टेनेंट है वो सबलेट नहीं कर सकता 1 साल से ज़्यादा टर्म के लिए। नो गैर खातेदार टेनेंट शैल सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year। जो खुदकस्त है या खातेदारी टेनेंट है या उसके मॉर्गेजी है वो सबलेट कर सकते हैं अप टू 5 years, ठीक है। लेकिन जो गैर खातेदार टेनेंट है, 3 टेनेंट देखे थे, खुदकस्त, खातेदारी, ठीक है, तो तीसरा वाला जो गैर खातेदारी टेनेंट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए
लेट सबलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी एक्ट कंप्लीट होती है और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, वो देख लेते हैं। पहला आया था सायर, 2023 के अंदर ही आया था, 5 मार्कर। डेफिनेशन पूछी थी सायर का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी। 2018 में पूछा था एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, 2 मार्कर में। 2016 में पूछा था ट्रेसपासर की डेफिनेशन क्या होती है, और स्टेट एनी 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड ऑन विच खातेदारी राइट्स डू नॉट एक्रू। हमने देखा था कौन कौन सी लैंड्स थी, ठीक है। उसमें से सिर्फ 5 कैटेगरीज आपको बतानी थे, 5 कैटेगरीज के आपको 5 नंबर मिल रहे थे। और लास्ट 2016 में पूछा था प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट अंडर द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। राइट टू रेजिडेंशियल हाउस और वो सब चीज़ें हमने देखी थी, वो इसके अंडर में कवर होगी। अब आप देख लो कौन से डेफिनेशंस और पार्ट्स नहीं आ रखे, उनके आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, एक्ट ऑफिशियल एक्ट से ही पढ़ो, किसी भी सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस को मत पढ़ो, कोचिंग के नोट्स मत पढ़ो अनटिल एंड अनलेस वो एक्ट से एग्जैक्टली डिराइव किए गए हो, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए तो अगर मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो। अब गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे, उस चीज़ को 10 बार रिवाइज करोगे, लेकिन नंबर वही आपको 50% 40% नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप उसी मेहनत को सही डायरेक्शन में करोगे तो आपको 100% नंबर मिलने की संभावना है, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में।